नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आपके साथ में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति ने कोई ऑफ़ेंस किया होता है, तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत पुलिस में करते हैं। तो पुलिस में जब शिकायत दोस्तों करते हैं, तो पुलिस उसके खिलाफ में जिसने ऑफ़ेंस दर्ज किया होता है, एक एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसमें दोस्तों कुछ धाराएँ लगाती है। तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस मोशन में आ जाती है। तो जो दोस्तों थाने का बारसातिक अधिकारी होता है यानी एसएचओ होता है, वो इसमें जाँच करने के लिए एक आईओ को नियुक्त करते हैं। यानी इस ऑफ़ेंस में जाँच करने के लिए एक आईओ को नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों फिर इसमें आईओ जाँच करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो आईओ होते हैं, वो एक्यूज़ से मिल लेते हैं, यानी मुलज़िम से जो भी होते हैं इसको उससे मिल लेते हैं। मिलने के बाद में दोस्तों कभी-कभी वो मुलज़िमान का नाम निकाल लेते हैं, यानी उसमें से एक्यूज़ का नाम निकाल लेते हैं या कभी-कभी उसमें से कुछ धाराएँ कम कर देते हैं। जो भी एफआईआर में मजबूत धाराएँ होती है, उसमें से निगा उसका नाम निकाल लेते हैं और धाराएँ कम कर देता है दोस्तों। उसके बाद आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यदि आपको प्रतीत होता है कि आईओ उनसे मिल चुका है और आपकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही कोई ठीक प्रकार से इनमें से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो दोस्तों इसमें करना क्या है आपको? उस आईओ के खिलाफ में जो उसके ऊपर उच्च अधिकारी होते हैं, उसको शिकायत करनी है आपको। यानी इसमें एसएचओ वगैरह हुआ, उसको शिकायत करनी है। तो दोस्तों यदि आप एसएचओ को शिकायत करते हैं, तो वहाँ से भी इसमें कुछ कार्रवाई हो सकती है। उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो इसमें हमें आयु दिए गए हैं, वो मुल्ज़िमान से मिल चुके हैं और इसमें हमें आयु चेंज कराइए। तो दोस्तों ये भी इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों वहाँ से भी कुछ इसमें आपकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद में दोस्तों आप एसपी से मिल सकते हैं और एसपी से सारी बातें बता सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ से भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। अगर दोस्तों वहाँ से भी कुछ नहीं होता है इसमें, तो फिर जो आईजी, डीआईजी होते हैं वहाँ से भी शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से भी इसमें कुछ और कार्रवाई के चांस बनते हैं कि आपकी सुनवाई हो जाए और इसमें फिर आयु चेंज हो जाए आपका। तो दोस्तों यदि वहाँ से भी कुछ नहीं होता दोस्तों, फिर आपको सीधे कोर्ट में आना पड़ेगा। तो दोस्तों कोर्ट में आने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इसमें कि जो आईओ इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सही प्रकार से नहीं कर रहा है और इसको मॉनिटर किया जाए। यानी अभी तक आपने किसके बयान लिए हैं, क्या-क्या इसमें कार्रवाई करी है, वो सारी इसमें दोस्तों रिपोर्ट मँगा सकते हैं कोर्ट उसमें और उसको मॉनिटर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इसमें आरोप पत्र कोर्ट में आ जाता है, यानी चार्जशीट कोर्ट में लगा दी जाती है। तो ज दोस्तों जब चार्जशीट कोर्ट में लगा दी जाती है, तो इसमें फिर इसके बाद क्या होता है, जो भी इसमें एक्यूज़ होते हैं उनके पास कोर्ट समन भेजती है और वो कोर्ट प्रेज़ेंट होने के बाद में अपनी ज़मानत कराते हैं। यानी बेल होने के बाद में दोस्तों फिर इसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है। यानी कोर्ट उन पर उन व्यक्तियों पर आरोप लगाती है कि सो एंड सो डेट में आपने ऑफेंस कर रखा है। तो दोस्तों फिर ट्रायल चलता है इसमें। एंड ट्रायल चलने के बाद में दोस्तों फिर इसमें जो वादी होते हैं यानी आप होते हैं, फिर इसमें आपकी गवाही होती है, यानी इसमें आपकी एविडेंस होती है। तो दोस्तों एविडेंस में ये बातें आप सारी बताते हैं कोर्ट में कि हमारे साथ में फला-फला व्यक्ति ने ये ऑफ़ेंस कारित करा है और इसने पुलिस ने फिर इनसे मिलने के बाद धारे काट दी है। तो यदि आप इनकी पुष्टि कर देते हैं दोस्तों कि हमारे साथ में ये ऑफ़ेंस कारित हुआ था और इन व्यक्ति ने ऑफ़ेंस कारित किया था, तो उसके बाद में दोस्तों यदि आपके पास कोई एविडेंस है वो लगा देते हैं फाइल में, तो फिर इसमें आप चार्ज को अल्टर कराने के लिए यानी जो पुलिस ने जो कोर्ट ने पहले चार्ज लगाया था, जिसमें से पहले धाराएँ निकल चुकी थी, उन धाराओं में चार्ज बनता है पहले इसमें। तो उसमें धाराएँ दोबारा लगाने के लिए जो भी आईओ धारा काट दी गई थी, उसमें दोबारा चार्ज को अल्टर कराने के लिए उन बयान के आधार पर जो बयान आपने दिए हैं कि और जो भी आपने एविडेंस लगाए हैं, उनके आधार पे चार्ज को दोबारा अमेंड किया जाए। तो सीआरपीसी में दोस्तों 216 और जो हमारा नया एक्ट आया है बीएनएसएस उसके सेक्शन 239 तो 239 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आईओ ने जो भी इसमें धाराएँ काटी है, वही धारा दोबारा लगाई जाए और चार्ज को दोस्तों अमेंड किया जाए। तो दोस्तों फिर वहाँ से भी इसमें दोबारा चार्ज आपका बनेगा और दोबारा चार्ज बनने के बाद में दोस्तों फिर इसमें दोबारा इसमें केस चलेगा उन पर। तो यहाँ से भी दोस्तों आप धाराएँ लगा सकते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं और चार्ज को अमेंड कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपका जो चार्ज है अमेंड हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आपके पास में फिर ये आपने एप्लीकेशन लगाई थी, ये खारिज हो जाती है, तो दोस्तों आपके पास अभी रेमेडी बचती है। आप सेशन कोर्ट में उसकी रिवीजन डाल सकते हैं या फिर आप सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे रेमेडी है, आप दोबारा धाराएँ लगा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये सब आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिस दूसरी पार्टी से मिलने के बाद में जो आपके के खिलाफ जो अन्य व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई थी, उसमें पुलिस एफआईआर लगा देती है। यानी बिल्कुल ही झूठा केस बता देती है उसको। तो यदि आपके खिलाफ में एफआईआर लगा दी गई है दोस्तों, तो दोस्तों फिर आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी इसमें अपनी ओर से एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं,
जिसमें आप ये बताया होगा कि जो भी इसने पुलिस ने जाँच करी है वो सही नहीं करी है, तो फिर उसमें दोस्तों कोर्ट इसमें 2 आदेश कर सकती है। या तो इसमें दोबारा इसमें जाँच कराए पुलिस से, या फिर इसमें दोस्तों इससे आपकी जो एफआईआर है उसको एज़ ए कंप्लेंट ट्रीट कर ले। यानी परिवार में दर्ज करने के बाद दोस्तों फिर इसमें आपकी बयान लेगी कोर्ट इसमें, जो अन्य विटनेस है उसकी बयान लेगी दोस्तों। तो दोनों ही आदेश सही होते हैं दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ये कार्रवाई आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।